हाँ, लेकिन गाइस आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक ज्योमेट्री से रेलिवेंट है। ज्योमेट्री में हम जो है शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, फिगर्स की पोजीशंस के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हमारे पास है सबसे बेसिक पॉइंट, बेसिक चीज है या बेसिक फिगर है ज्योमेट्री की। ऑल अदर फिगर्स जो है वो सारी की सारी पॉइंट की मदद से बनती है। आपको पता होगा जैसे कि पॉइंट को पॉइंट से मिलाते जाए तो एक लाइन हमें मिलती है, और लाइन लाइन के साथ मिलकर जो है वो शेप बन जाती है। हम जो है नॉर्मली जो है कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं पॉइंट को शो करने के लिए या उसको डिनोट करने के लिए, लाइक पॉइंट ए पॉइंट बी। और जब हम दो पॉइंट जो हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला देते हैं किसी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की मदद से, तो वो हमारे पास लाइन बन जाती है और ए और बी उसके एंड पॉइंट होते हैं। अगर हमारी लाइन जो है वो एक्सटेंडेबल है तो हम उसके साथ एरो हेड लगा देते हैं दोनों साइड पे, जैसे ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन को इस तरफ से भी और इस तरफ से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई लाइन फिक्स हो जैसे 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से यहाँ तक वो 4 सेंटीमीटर की इतनी लाइन होगी, उस पे एरो हेड नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की डिमांड नहीं की गई। एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर वो कही गई है ड्रा करने के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस हैं ए बी और पी क्यू। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरती हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और इसको किसी भी नाम से जो है वो डिनोट किया जा सकता है, लेकिन हम कैपिटल लेटर्स भी यूज किया करेंगे पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए। प्लेन की बात करते हैं। प्लेन जैसे हमारे पास जो है सरफेस है, आप यूँ देखिए कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो और मुझे ये डायग्राम ट्रेस करने दें, मैं आपको दोबारा इसको शेयर करती हूँ। ओके, जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन होती है और वाई जी और जी जेड प्लेन होता है, जी एक्स प्लेन। लाइक वी हैव, ये हमारे पास जो है वो प्लेन के फॉर्म है, ये एक्स है, ये वाई प्लेन है, ये जी प्लेन है। ठीक है, जी एक्स ही जैसे भी। तो हमारे पास ये जो प्लेन बनेगी ये कौन सी प्लेन बनेगी? एक्स से वाई प्लेन बनेगी, एक्स और वाई प्लेन। इसी तरह ये प्लेन कौन सा होगा? वाई जी प्लेन होगा, और ये प्लेन एक्स जी होगा। फर्ज करिए आप अपने क्लासरूम में अगर बैठे हो, अगर आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो तो ये बोर्ड वाली वॉल है जो कि आपको एक्स वाई प्लेन शो कर रही है, और ये आपकी लेफ्ट साइड वाली वॉल होगी जो वाईजी प्लेन को शो करेगी, और आपका फ्लोर जिसपे आप बैठे हुए होगे विद योर चेयर, वो आपके पास जो है एक्स थ्री प्लेन को डिनोट कर रहा होगा। इस तरह से हमारे पास जो है ये एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्लेन की और वर्टिकल प्लेन की। ठीक है, एक सरफेस जो जिसमें प्लेन इंक्लूड नहीं होती उसको हम कर्व सरफेस का नाम देते हैं। जैसे ये वाली सरफेस है, इसको हम कर्व सरफेस का नाम देते हैं। एंगल्स क्या है? जब दो रेज जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलती है, और जिस पॉइंट पर वो मीट करती है वहां पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। लाइक ओ से ये क्रॉस कर रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस लाइन को, बी की लाइन को, लाइक यू एक्सटेंड कर दो, और इसी तरह ए की लाइन को भी एक्सटेंड कर दो यहाँ से, तो ये देखिए मेरे पास ये दोनों लाइन ऐसे क्रॉस करके गुजरी और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बना है। अच्छा, ये एंगल जो है ये जिस पॉइंट पे जो है मीट करता है इसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं, और दो इसकी साइड्स होती हैं, कम से कम दो साइड मिलके जो है या दो आर्म मिलके जो है वो एक एंगल बनाते हैं। एंगल को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको जिस पॉइंट पे एंगल होता है उसको सेंटर में पढ़ते हैं। लाइक हम पढ़ेंगे बी, एंगल बी ओ ए, और इस तरह से लिखेंगे, या लिखेंगे एंगल ए ओ बी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखने का एक और तरीका है, अगर आप ये एंगल नहीं यूज करना चाह रहे तो आप ओ पे कैप लगा सकते हो और इस ओ पे कैप लगा सकते हो। इस तरह से भी आप जो है एंगल को डिनोट कर सकते हो, यानी कि जहां एंगल होगा जिस पॉइंट पर वहां पे आपने उसके साथ एंगल लिखना है, और यहाँ इस तरह से ऊपर कैप बनाना है। एंगल के टाइप जो है वो कैसी है जी? मेजरमेंट के हिसाब से ऐसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के दरमियान हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो बिल्कुल वाई एक्सिस पे लाई करता है और 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान हो
लाइक यहाँ से 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरम्यान, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल का नाम देते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें 90 के एंगल पे, किस एंगल पे? 90 के एंगल पे। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है या खास बात है या फिक्सेशन कह लें कि दो लाइंस ए बी और पी के एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, तो तब हम कहेंगे कि ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब हम एंगल्स को अगर सम करें और सम हमारे पास जो है वो 90 आ जाए या 90 आ जाए हमारे पास अप टू 90, तो हम उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? जिनको सम करने से हमारे पास अमाउंट जो है वो 180 डिग्री आ जाए, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देंगे। ठीक है, जैसे इनका सम 180 डिग्री जो है वो आ रहा है, इसका सम भी 180 डिग्री आ रहा है। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल हमारे पास बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये दो एंगल बन रहे हैं और ये बिल्कुल साथ साथ बन रहे हैं, जैसे इनके ये साइड भी सेम है और इनके बेस भी सेम है, और ये एक दूसरे के साथ वर्टेक्स ये वाले ये पॉइंट भी शेयर कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ एंगल जिसको हम कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं, ये भी दोनों का सेम है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं एडजेसेंट एंगल्स की। कोई भी ऐसे एंगल जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे होंगे एक दूसरे के साथ होंगे और उनकी एक जो साइड है वो म्यूचुअल होगी, तो हम उसको जो है एडजस्टेंट एंगल का नाम देते हैं। अब इन एंगल्स को जो है वो एंगल ए और एंगल बी इस तरह से डिनोट किया जाएगा। हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के साथ जो टोटल एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? वो आता है जी 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। हाँ जी, सम ऑफ एडजस्टमेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये यहाँ पे उसने बता भी दिया है। एंगल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइक हमारे पास में एंगल दिए हुए हैं ए बी सी और यहाँ पे हमें जो है ओ नाम उसने रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास ये जो एंगल है सारे के सारे ये एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। ये कंप्लीट सर्कल मिलके 360 हमारे पास एंगल बनेंगे। आपको पता है 180 एंगल क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का, और 180 एंगल इस स्ट्रेट लाइन का, तो 180 प्लस 180 आ जाएगा हमारे पास 360। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका जो है वो 180 एंगल होगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का 180 डिग्री जो है हमारे पास टोटल एंगल होगा। और इस तरह से टोटल हमारा कितना बनेगा? 360 एंगल। द सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज 360, या यूं कह लें कि किसी पॉइंट का जो एंगल है वो 360 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर रही हैं तो आमने सामने बनने वाले जो हैं एंगल उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। लाइक ए और सी ये अपोजिट एंगल हैं और डी एंड बी आर अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे एक्सरसाइज में, कि हमारे पास जो एंगल्स होते हैं जो वर्टिकली होते हैं एक दूसरे के अपोजिट हों, उनकी वैल्यू सेम होती है, उनकी मेजरमेंट सेम होती है। अब इन एंगल्स में से आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में बताना है कौन से एंगल अक्यूट एंगल है, कौन से ऑब्ट्यूज एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताओगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स में वो कौन से हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताओगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो इनको फाइंड करने हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए इसकी टोटल अमाउंट 90 होनी चाहिए, जितने इसमें से लेस है वो आपने एंगल बताने हैं। इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए कितने जो है एंगल चाहिए, इसी तरह इसको सप्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए कितने एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है given the AOB is a straight line, find the value of unknown in each of the following figure। डायग्राम दी है, इनमें से जो अननोन एंगल है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे ए हमारे पास देखिए कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, ओ पे ये एंगल बन रहे हैं और ये दोनों हमारे पास एडजस्टेंट एंगल है 33 एंड 3। अब हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एडजस्टेंट एंगल जो है उनका सम 180 डिग्री के equal होता है। इसलिए एंगल ए और 33 डिग्री को 180 के इक्वल हम रख लेंगे और फिर 180 में से 33 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो एंगल ए के अमाउंट होगी। उसी तरह से यहाँ से हम जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे 180 के इक्वल रख के, इसी तरह इसको 180 के इक्वल रख के एडजस्टेंट एंगल्स हैं।
तो वैसे भी ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। आप अगर एडजस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी ना भी यूज करें तो स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी, दोनों से सेम ही आपके आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने इनको दोनों को सम करके 180 डिग्री की इक्वल रखना है और वहां से वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें भी आपके पास एक्स वाई और बी थ्री एंगल्स हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन पर हैं। स्ट्रेट लाइन पर एंगल है तो स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपने एक्स प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री रखना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिसिंग है वो फिर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 6 में आपके पास में वो दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं। इन एंगल्स को हमने सॉल्व करना है अपोजिट एंगल्स की मदद से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की मदद से। देखिए हमारे पास ये जो है एंगल्स लाइक 48 और ये एंगल, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। तो ये 48 डिग्री का है तो ये भी 48 डिग्री का होगा। ये एंगल तो ऐसे हमें मिल जाएगा। फिर हमें पता है ये एंगल उसने 90 डिग्री का ऑलरेडी बताया और ये उसने नहीं बताया और ना ही फाइंड करने को कहा है। सिर्फ हमें एओसी और कौन सा कहा है, और सॉरी ये भी फाइंड करने के लिए कहा है। एओसी जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम फाइंड करेंगे डीओई एंगल, यानी कि ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर कितने एंगल होते हैं, 180 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, हम ये वाला हमारा जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। ये हमने 90 ले लेनी है इसकी वैल्यू और इसको नाम जो है वो ए रख दे। एंगल ए हमने फाइंड आउट करना है। 90 प्लस 48 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल रख के फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। या इस तरह से भी आप कर सकते हो, ए प्लस 90 डिग्री और प्लस 40, यहाँ ये वाला एंगल कर लो क्योंकि ये इसके अपोजिट है। ये भी 48 डिग्री का, ये भी 48 डिग्री का, जो आप मर्जी इसमें से यूज कर लो। अब ये वाली भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। इस स्ट्रेट लाइन पे देखोगे तो ये भी 180 डिग्री ही इसमें एंगल है स्ट्रेट लाइन की। तो दोनों आप तरह से यूज कर सकते हो, चाहे आप ए बी स्ट्रेट लाइन यूज कर लो या फिर आप सी डी स्ट्रेट लाइन यूज कर लो। अब हमें फिर जो है स्ट्रेट लाइन पूछ रही है और इनके जो है अननोन एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो ये भी सेम हम अपोजिट एंगल की मदद से इनको सॉल्व कर सकते हैं और वहां से फिर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो वैल्यू, ओ ओ नेम रखा हुआ है इसमें आई थिंक सो। वो हमारे पास होगा अगर एंगल की वैल्यू 0 हो तो फिर तो ये नहीं, हम आई थिंक। तो ये हमारे पास 3b इज इक्वल टू ओ आ जाएगा और 7b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो फिर ओ बी को बी के साथ क्रॉस करके हम वैल्यू इसकी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म ऑफ बी और सी भी ये आएंगी। ये डिपेंडिंग वेरिएबल होंगे, इसमें कोई 3 4 5 इस तरह से वैल्यू नहीं आएगी। पैरेलल लाइन कैसी होती है, आपने कभी ट्रेन का ट्रैक देखा होगा, उसमें दो लाइन जिस पे एक ट्रेन मूव कर रही होती है। तो वो हमेशा दो लाइन की मदद से मूव करती है और जहां जाके अगर वो दोनों लाइन एक हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो वहां पे जो है ट्रेन के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, उससे उलटने के चांसेस होते हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि एक ट्रैक जा रहा है उसके ऊपर से ओवरलैप कर दे दूसरा ट्रैक और उसको पास करता हुआ आगे निकल जाए। जैसे कि मैं कहूँ ये आपका एक ट्रेन का ट्रैक जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक और ट्रैक यहाँ से इधर को पास कर जाए, ठीक है, इसके ऊपर से ओवरलैप कर जाए। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसी तरह ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और इसके साथ ये हमारे पास एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। इसकी वैल्यू अगर 25 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी डेफिनेटली 25 डिग्री होगी। इसी तरह हमारे पास अल्टरनेट एंगल डी और एक्स लाइन पास कर रही है, इसका अपोजिट वाला एंगल होगा और अबव डायरेक्शन में होगा। अगर दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो ठीक है, तो उसमें ये अल्टरनेट एंगल हमारे पास बनते हैं। तो उसमें ये अल्टरनेट एंगल हैं, ये भी एक दूसरे की वैल्यू इनकी भी सेम हुआ करेगी। और टी और एक्स हमारे पास यहाँ पे जो है ये दोनों इनसाइड एंगल हैं और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स के खिलाफ। डायग्राम अब हमें दी हुई है और इसमें वैल्यू ए बी सी डी की फाइंड करने के लिए कहा है। यही अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है
ये कौन सी है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, पहले हम वो डिफाइन करेंगे, उनके इक्वल ले लेंगे, अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल ले लेंगे, और उसके बाद बाकी हम जो है स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी की मदद से इसको कर लेंगे। जैसे ये 61 है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 61 डिग्री का होगा। ठीक है, ये और ये जो दोनों जो हैं, ये अल्टरनेट एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो इसके भी 48 डिग्री है, इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप बाकी ये दोनों भी इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली इस डायग्राम में भी दो पैरेलल लाइन दो लाइन पी और आर को क्रॉस कर रही है, ये पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, जबकि ये आर एस और पी की पैरेलल लाइन नहीं है। इनको जहां पे एक्सटेंड करेंगे ऊपर को, तो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को ये कट कर देंगे। ठीक है, इनके मेजरमेंट से हमें पता लग रहा है कि ये एक दूसरे को कट करेंगे, जबकि ए बी और सी डी लाइन ऐसी लाइन है जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, जितना मर्जी इनको बढ़ा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दी हुई है, रिमेनिंग एंगल्स जो उसने कही है वो फाइंड आउट करने हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल, और बाकी अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो आप स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ, जैसे यहाँ पे ये 55 एंगल है और ये एंगल जो है ये वाई का एंगल आपके पास है। ठीक है, तो टोटल ये हमारे पास जो है ये एंगल इतना कितना 180 डिग्री की इक्वल होगा। 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री की इक्वल रखते हुए आप इसको जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू इस तरह से भी फाइंड आउट की जा सकती है। सेम हमारे पास ये एक और डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 4 में, इनमें भी हमने ऐसे ही एंगल फाइंड आउट करने हैं। नाउ वी मूव टू ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसी शेप है जो 3 पॉइंट से मिलकर बनती है, और 3 ही इसकी साइड होती है, 3 ही इसके एंगल होते हैं। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन जो है प्रॉपर्टीज के लिहाज से या साइड्स के लिहाज से ये मुंदरजा है, या ये गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होती है जिसको तीनों साइड इक्वल होती हैं, और इसके एंगल भी तीनों एक जितने होते हैं, और वो एंगल होता है 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। दूसरी हमारे पास आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिस कम से कम दो साइड, ये साइड जो साइड इक्वल होते हैं ना उनके ऐसे लाइन लगाई होती है बताने के लिए कि ये लाइन इक्वल है, ये दोनों लाइन जो है इक्वल है। जो दोनों लाइन इक्वल होंगे उनके अपोजिट जो बेस लाइन होगी उसके साथ जो एंगल बन रहे होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम वैल्यू के होते हैं। जबकि तीसरा एंगल जो है इसमें किसी और वैल्यू का होता है, ये इन वैल्यू जितना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ उसने 25 डिग्री एंगल लिखा है तो ये एंगल भी 25 डिग्री का होगा, और ये हमें नहीं मालूम, ये हम फाइंड किया करेंगे। ऐसे ट्रायंगल जो है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती इसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, और इस ट्रायंगल में सारे एंगल जो है मुख्तलिफ मेजरमेंट के होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एंगल जो है वो टाइप है ट्रायंगल की, ये वाली दी हुई है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसी एंगल जिसके जो तीनों एंगल हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल, तीनों एंगल जो है वो एक्यूट हो। एक्यूट जो हमने पढ़ा था वो ये वैल्यू पढ़ी थी कि 90 डिग्री तक जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए, 90 डिग्री या उससे लेस होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पूरी पूरी 90 डिग्री होगी एक भी एंगल की तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर हमारी ट्रायंगल में कोई एक एंगल भी 180 डिग्री का होगा तो हम उसको जो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का नाम देंगे। ये भी हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब ट्रायंगल की तीनों जो है वो अगर हम एंगल को सम करें तो उसका आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, यहाँ होता है। एक्सरसाइज 3 में देखें यही बात हमें दी हुई है। इसमें कहा है कि फाइंड एन एंगल सी, सी एंगल इनके फाइंड आउट करें और क्लासिफाई करें कि हमारे पास कौन सी है वो एंगल है। ईच ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इट हैज एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इट हैज, तो कौन सी मतलब उसकी कितनी इक्वल साइड कितनी है, और जो है वो जो तीसरा एंगल है वो फाइंड आउट करना।
हमने क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तो 180 डिग्री के इक्वल रखना है। एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर वहां से हमने देखना है, अगर दो वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर तीन एंगल की वैल्यू जो है वो तीनों की 60 डिग्री आ रही है, तो फिर वो हमारे पास जो है आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। इस तरह से आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, दो एंगल भी नहीं सेम, तो इसको फिर हम स्केलर ट्रायंगल का नाम देंगे। यहाँ पे कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनका तीसरा जो है वो एंगल फाइंड आउट करो। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फर्स्ट एंगल भी यही है और सेकंड एंगल भी यही है। तो हम क्या नाम, बिल्कुल इसी तरह से ए एंगल बी एंगल सी नाम रखेंगे और 180 डिग्री के को रखेंगे। एंगल ए और एंगल बी सेम एंगल होंगे, दैट इज 40 डिग्री, और सी एंगल जो है इसमें से फाइंड कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम हमारे पास होते हैं बेस साइड के, तो इसलिए एक उसने उसने उसको एक ही दफा लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा हमारा एंगल भी जो है वो 40 डिग्री का ही है, तो तीसरा हमने फाइंड आउट करना है। इस फिगर में दिए गए अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके भी हम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे और फिर इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास साइड्स इक्वल है, तो ये बेस लाइन है, बेस लाइन के साथ ये एंगल 62 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 62 डिग्री का होगा। अब ये 62 प्लस 62 प्लस ई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री रख के वहां से ई डिग्री ये जो एंगल है ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड जो है आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। ये रीजन लिखते हुए आपने बता देना है कि एंगल ए जो है वो भी 60 डिग्री का है, एंगल बी भी, और एफ नॉट जो है ये भी 60 डिग्री का है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी फिगर जो क्लोज फॉर्म में हो तो जिसकी फोर साइड्स हो, उसको हम जो है क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में किसी भी दो पॉइंट्स को मिला के इन साइड जो दो पॉइंट्स हैं उनको मिला देते हैं, हमें डायगोनल हासिल होता है। जैसे हमारे पास ये शेप है, ये हमारे पास में फोर साइडेड क्लोज शेप है, और इन दो पॉइंट्स को डी को हम मिला रहे हैं, तो ये जो लाइन मिला रही है उसको हम डायगोनल का नाम देते हैं। और अगर आप गौर करो तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें दो ट्रायंगल्स मिलते हैं, एक ट्रायंगल ये बिलो है, बिलो द डायगोनल है, और एक ट्रायंगल अबव द डायगोनल है। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हमें मिले, और इस ट्रायंगल के जो एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसी तरह इस ट्रायंगल के एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का जो हमारे पास है सम, एंगल्स का सम, वो 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या लें या टाइप क्या लें। क्वाड्रिलेटरल में पहले हमारे पास टाइप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपको आइडिया है कि रेक्टेंगल हम जो है लेंथ और विड्थ के हिसाब से लेते हैं। इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसे एक्सटेंड होती जाएंगी। और अपोजिट साइड हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं, ये इसकी पैमाइश इसके बराबर होगी, इसकी पैमाइश इसके बराबर होगी। चारों के चारों एंगल इसके जो है वो कितने राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और ये जो डायगोनल हमारे पास है, दैट इज ए ई और ई सी, ये आपस में जो है ये वैल्यू इसकी सेम होती है, मतलब जितना इधर से मिड पॉइंट का फासला है इतना इधर से सी तक का फासला होगा। तो ये जो हम पॉइंट लेंगे डायगोनल का क्रॉसिंग पॉइंट, वो मिड पॉइंट हुआ करेगा। इसी तरह स्केयर की प्रॉपर्टी क्या है, स्केयर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें हमारे पास है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्केयर में सारी साइड जो है सेम मेजरमेंट की होती हैं, सारी साइड जो है उनकी सेम लेंथ होती है। बस ये इसका फर्क है, बाकी इसमें भी हर एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जितने भी इसमें एंगल होते हैं, और जो क्रॉसिंग एंगल हाफ एंगल हो जाते हैं, जैसे हमारे पास बी ए सी है, ये वाला एंगल हम ले लें बी ए सी, तो ये हमारा जो है वो 90, टोटल 90 डिग्री का है। तो इतना जो है ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए वाला एंगल, क्योंकि हम सी की तरफ ये लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये टोटल 90 डिग्री का है, डी के साथ में आधा इधर वाली साइड पे आ जाएगा तो 45 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से जब एंगल 90 का हाफ हम लेंगे तो वो 45 डिग्री का एंगल।
पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है जी? ये भी अपोजिट साइड इसकी लेंथ में इक्वल होती हैं, और पैरेलल साइड होती है अपोजिट, अपोजिट एंगल्स हैं वो इसके इक्वल होते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि चारों एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में राइट एंगल नहीं होते। ये फर्क है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में बेसिकली, कि यहाँ पे जो एंगल है अपोजिट इक्वल होते हैं। जैसे ये डी एंगल जो है ये बी एंगल के इक्वल है, और ए एंगल सी एंगल के इक्वल है। इसी तरह जो हमारे जो है ये डायगोनल जो बनते हैं, इसमें वैल्यू ए ई की ई सी वैल्यू के इक्वल होती है, मतलब जिसकी मेजरमेंट भी होती है जितनी ए ई की मेजरमेंट होती है, जैसे रेक्टेंगल में है। बस इसमें और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही फर्क है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें अपोजिट एंगल्स सेम मेजरमेंट के होते हैं। हिम्मत हमारे पास है, ये भी एक स्केयर की ही टाइप है, इसमें भी सिर्फ वही फर्क है कि साइड्स स्केयर की भी पैरेलल है, इसकी भी पैरेलल है। ठीक है, ये भी फोर साइड्स सेम लेंथ की होगी, ये भी फोर साइड सेम लेंथ की होगी, लेकिन यहाँ पे स्केयर में हमारे पास एंगल जो है, हर एंगल ए ले लो, बी ले लो, या सी ले लो, या डी ले लो, कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अपोजिट एंगल जो है वो सेम मेजरमेंट के होते हैं। जैसे डी एंगल बी एंगल लिखना है, और ए एंगल सी एंगल लिखना है। और अगेन वही प्रॉपर्टी हमारे पास है, ए ई बी, यानी कि ये जो एंगल इंडेक्स वाला बन रहा है या मिड पॉइंट वाला बन रहा है, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है भी ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम भी हमारे पास सेम ऐसी ही फिगर है जैसे हम पैरेललोग्राम में देखते हैं, लेकिन इसकी ये अब दो साइड जो है अपोजिट सेम होती हैं, पैरेलल साइड मेजरमेंट में सेम होती है, बाकी सारी इसकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली नहीं है। काइट हमारे पास क्या है, काइट की जो है अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। और दो पेयर हमारे पास आते हैं एडजेसेंट साइड के, जैसे ये इस साइड के साथ एडजेसेंट है, ये इस साइड के साथ एडजेसेंट है, तो दो पेयर हमें मिल रहे हैं। और इसी तरह जो है इसके डायगोनल के जो हमारे पास ये वाले एंगल हैं, ये 90 डिग्री का बनेगा, ये ई एंगल, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये वाला भी, यानी कि इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे, डायगोनल के साथ में बन रहे होंगे। ये डायगोनल की लाइन है ना, ये भी डायगोनल की लाइन है, तो ये डायगोनल पॉइंट है, मिड पॉइंट या डायगोनल का, ये सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। जबकि ये एंगल है ए बी सी डी, ये डिफरेंट वैल्यूज के होंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि डी एंगल जो है ए डी बी, ए डी बी ये एंगल हमारे पास है वो सी डी बी एंगल के इक्वल होगा, सी डी बी एंगल का, मतलब यहाँ पे भी हाफ होगा और इधर भी हाफ पोर्शन होगा, तो ये दोनों इक्वल हुआ करेंगे, ये पार्ट इस एंगल के इक्वल हुआ करेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ करेगा, और ये वाला एंगल हमारा जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं इसके डायगोनल के साथ वो इक्वल होते हैं। एक्सरसाइज में सेम चीज सेम प्रॉपर्टीज डायग्राम के हिसाब से दी गई हैं, और कोई कभी पैरेललोग्राम की पूछ रहा है, कभी वो ट्रापीजियम की पूछ रहा है, तो वो इनमें जो भी शेप उसमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये टू क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर जो तीन साइड वाली को ट्रायंगल हम कहते हैं क्लोज फिगर को, फोर साइड वाली को जो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और फोर से ऊपर हमारे पास जो फिगर आ जाती है उनको फिर हम और नाम देना शुरू कर देते हैं। और जबकि हम जो है एक कैटेगरी बनाते हैं तीन साइड से ऊपर वाली के, तीन से जब भी हम ऊपर साइड पे जाते हैं, तीन साइड वाली, चार साइड वाली फिगर, क्लोज फिगर, पांच वाली, छह वाली, थ्री टू ऑनवर्ड, उनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो पॉलीगॉन्स की टाइप में ही ट्रायंगल भी इंक्लूड है और क्वाड्रिलेटरल भी इंक्लूड है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम जो है इससे ऊपर वाली जो है फोर साइड से ऊपर वाली डायग्राम को देखेंगे। जैसे ये फाइव साइडेड फिगर है, ये हमारे पास है फाइव साइडेड है, ये भी फाइव साइडेड फिगर है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट टू हमारे पास जो डायग्राम है ये सिंपल पॉलीगॉन्स है, क्योंकि इनमें कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं क्लोज फिगर बना रही, बस ये सिंपल सिंपल सी पॉलीगॉन्स हैं। जबकि फर्स्ट फिगर को हम कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं, क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल पर जो है वो हमारे पास लेस देन 180 डिग्री होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम कनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे, क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से ज्यादा है। जबकि हमारे पास ये तीसरी फिगर जो है ये ना तो कन्वेक्स है, ना ही कनकेव है, ना ही हम इसको सिंपल पॉलीगॉन का नाम देंगे।
रेगुलर पॉलीगॉन कैसी होती है? ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन का नाम देते हैं। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, अगर हमने इसके इंटीरियर एंगल हैं, इनसाइड एंगल है, वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी, दिस वन फार्मूला वी हैव, कि हमने क्या करना है, जितनी उसकी साइड होगी उस साइड में से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंटीरियर एंगल मिल जाएगा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ट्रायंगल है, देखो इसको कैसे फाइंड आउट किया, इसकी साइड कितनी है, 3 साइड, 3 - 2 एन था ना यहाँ पे, तो एन की जगह पे क्या आ गया, 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसी तरह इसकी कितनी साइड है, 4 साइड है, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसकी 5 साइड है, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पे 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस तरह से इसके इंटीरियर एंगल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे ज्यादा फिगर जो है, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, इस तरह से सारी का हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि कितनी उसके अंदर जो है एंगल्स का जो है इंटीरियर एंगल, उनका सम किस इक्वल है। इस डायग्राम में हमें ये क्लियर बताया हुआ है अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन या सिंपल पॉलीगॉन। एक्सरसाइज में हमारे पास ये एक पॉलीगॉन दी है और इसके जो है एंगल, अननोन एंगल ए वाला, ये फाइंड आउट करने को कहा है। हम सारे एंगल को सम करेंगे और सम करने के बाद इसकी साइड जो है उसकी रखेंगे 1 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, वहां से वैल्यू निकाल के फिर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है उसने कहा है 11 साइडेड फिगर है, 11 बोन का मतलब है 11 साइडेड पॉलीगॉन है, 12 बोन का मतलब है 12 साइडेड बोन है, पॉलीगॉन है, 15 बोन का मतलब 15 साइडेड पॉलीगॉन है। तो इनको भी, इन साइड्स को जितने उसने गिवन दी है वो साइड एन में वैल्यू पुट करेंगे, एन साइडेड, एन किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ साइड को डिनोट कर रहा है, पुट करेंगे और यहाँ से सम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ जी, पैरामीटर और एरिया हम देखेंगे। स्केयर का पैरामीटर जो है लेंथ प्लस विड्थ की फॉर्म में होता है, एरिया इसका जो है 4 × L होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है पैरामीटर इसका। हाँ जी, यही वाली चीज है, 2 × L + L, या 4L कह लें, 4L ही कह लें तो भी ठीक है। 4L की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ये हमारे पास स्केयर का पैरामीटर जो है उसको हम 4L का नाम देते हैं। और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ का स्केयर, एल का स्केयर कह लें, तो यहाँ से हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया भी, एल का स्केयर। इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एल लेंथ को शो कर रहा है। रेक्टेंगल देखिए, ये विड्थ है और ये हमारे पास जो है लेंथ है, लेंथ क्या लें, ब्रिथ क्या लें, लेंथ और ब्रिथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो पैरामीटर आता है, और अगर लेंथ को ब्रिथ से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली तो हमारे पास एरिया आ जाता है। ट्रायंगल की बात करते हैं तो A + B + C हमारे पास तीनों साइडेड है, उसको हम प्लस करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से B × A × 1/2 से हमें हमारे पास एरिया इसका फाइंड आउट कर देगा। जबकि हम जब बात करते हैं सर्कल की, तो हम पैरामीटर की बात नहीं करते, पैरामीटर की जगह हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, पैरामीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज है। पैरामीटर क्लोज शेप का होता है जबकि सरकमफ्रेंस सर्कल का होता है। तो हम 2πr की मदद से सरकमफ्रेंस निकालेंगे और πr स्क्वायर की मदद से एरिया फाइंड आउट करेंगे सर्कल का। और सेमी सर्कल का अगर हमने फाइंड करना है तो इन्हीं फॉर्मूला को 2 पे डिवाइड कर दें तो सेमी सर्कल हमारे पास आ जाता है। और मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस बाउंड्री तक होता है उसको आर यानी रेडियस का नाम दिया जाता है। और इस रेडियस को अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। एक्सरसाइज 6 दी हुई है, इसमें अब उसने कहा है कि एक एरिया जिसके जो है, एक रेक्टेंगल जिसका एरिया 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, सॉरी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करें और इसका पैरामीटर फाइंड आउट करें। तो फॉर्मूला इसका आप यूज करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, ब्रेथ की जगह एक्स रखोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसी तरह पैरामीटर आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, फिर वो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ का जो आंसर आएगा वो। ठीक है, इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस को आप डबल करोगे डायमीटर मिल जाएगा। और 2πr
इस फार्मूला की मदद से सर्कमफ्रेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, और पाई आर स्क्वायर फार्मूला की मदद से आर की वैल्यू पुट करने के बाद आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ये आर की वैल्यू रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो इन फार्मूला में इसमें आप पुट करके सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, इसमें आप पुट करके एरिया निकाल सकते हो सर्कल का, जबकि डायमीटर जो है इसका डबल होगा। अब इस पार्ट में डायमीटर दिया है तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करो, रेडियस आ जाएगा। तो इसी तरह आप बाकी भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस के ये आंसर जो है 2 पाई आर के इक्वल रखेंगे आप, और यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आर की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो वो रेडियस की वैल्यू होगी, उसको डबल करेंगे तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। उसी वैल्यू को पुट करने के बाद फॉर्मूला में यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर। यहाँ तक हमारा था जी टॉपिक बेसिक ज्योमेट्री का। इससे आगे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको मैथमेटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली ट्राइगोनी और मेट्रोन वर्ड से ये मिलके वर्ड मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ये कैलकुलस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में, नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में भी, और सोशल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, एंगल इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे हर सब्जेक्ट में ही पाए जाते हैं। मेजरमेंट्स जो है एंगल को मेजर करने के कौन कौन से यूनिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक देखें, एंगल है, ये किसी एंगल की एडिशनल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो अगर हमारे पास एंगल जो है ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि ये लाइन बी ओ बी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और ऊपर को जा रही है ये लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्शन में एंगल मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में जितने भी एंगल होते हैं वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन मूव कर रही है और एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम जो एंगल हैं उनको नेगेटिव एंगल कहते हैं। एंगल को नाम देने के लिए हम ग्रीक ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा थीटा यूज करते हैं, और जिस पॉइंट पे एंगल हो उसको सेंटर में लिखा जाता है। ये बात हमने पहले भी बेसिक ज्योमेट्री के चैप्टर में इसको डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास जो है किसी एंगल को जो है वो बताने के लिए कि कितनी तरह के सिस्टम है। पहला हमारे पास है हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम डिग्री मिनट और सेकंड का सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है हम अपने इस वैल्यू को, डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके सब यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्लॉक को अगर देखो तो 1 घंटा, घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर हर मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो इसी तरह से बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है। जो 1 घंटा है वो अगर आप देखो क्लॉक की तरफ पूरा देखो, तो 1 घंटे में जितना हमारे पास रोटेशन होती है वो ये वाली रोटेशन कवर होती है, और ये क्या होती है 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है डिग्री जो है वो 1 आवर को डिनोट कर रहा होता है। इसी तरह मिनट जो है वो हमारे पास उसमें मिनट आ जाएगा, और सेकंड में 3600 हमारे पास है वो सेकंड आ जाएंगे हर मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर, सॉरी। तो इसी तरह से ये एंगल देखिए, अगर हमारे पास रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है और कंप्लीट ऐसे मूव करती करती दोबारा इस पॉइंट पे आ गई, तो ये 360 एंगल होगा। और इसी तरह अगर यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन के साथ एंड हो गया, तो ये 180 का एंगल होगा। और अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट रोटेशन है। ये रोटेशन का हाफ पार्ट है और ये रोटेशन का 1/4 पार्ट है। तो हम इस तरह से कहते हैं कि एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है, और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट की इक्वल है, और हर मिनट पे जो है 60 सेकंड है। मिनट के लिए एक हम जो है इस तरह कोमा से ऐड करेंगे, और सेकंड के लिए डबल कोमा यूज करेंगे। तो इसको कन्वर्जन करने के लिए DMS ये सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम भी लिखा जाता है। तो इसमें उसने कहा है कि डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम जो है इसको कन्वर्ट करें डेसिबल फॉर्म में। और डेसिमल फॉर्म जो है हम उसमें इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखने दिया हुआ है 16 मिनट, 16 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है। देखिए 16 के ऊपर डिग्री छोटा सा डाला हुआ है, और 30 के ऊपर मिनट का साइन है। तो हम इसको जो है 30 जो मिनट है उसको क्या करेंगे, क्योंकि ये मिनट की बात हो रही है तो इसको 1/2 जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
या डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.5 आ जाएगा, जो कि 16 में ऐड करने के बाद हमारे पास ये 16.5 डिग्री बन जाएगा। हमने ये 1.1/2 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 30 मिनट की। जब हम मिनट की बात करते हैं तो मिनट हमने कहा था कि मिनट में जब हम जाएंगे तो 180 डिग्री की रोटेशन में शो करेगा, और इस तरह से हमारे पास जो है वो 360 के हाफ का हाफ हुआ करेगा। और यहाँ से अगर हमारे पास है 45.25 डिग्री, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन करने के लिए हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे 25 को 100 पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ डेसिमल पॉइंट है, उसको हमने खत्म करना है। फिर उसको कैंसिल हमने किया तो ये 1/4 आ गया, और इसको 660 जो है वो डिग्री से डिग्री में लाने के लिए डिग्री 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास में आंसर है मिनट में आ जाए। सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम क्या है, रेडियन का सिस्टम है जी। हमारे पास जो कंप्लीट ये मेजरमेंट होती है, जिसको हम कह लें 1 मिनट के बराबर, तो उसको हम 1 रेडियन का नाम देते हैं। आमतौर पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं डिग्री वाली, वो हमारे पास ये डिग्री डेसिमल सिस्टम होता है, ये डिग्री मेजरमेंट वाला सिस्टम होता है मिनट सेकंड का। और इसके अलावा अगर हम पाई के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो वो हमारा रेडियन सिस्टम होता है। रिलेशनशिप बिटवीन आर्क एंड मेजरमेंट ऑफ द एंगल, सेंट्रल एंगल। हमारे पास ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो ये सारा आपके पास एक पिज्जा है, पिज्जा का स्लाइस है, और ये जो एंगल इतना बन रहा है ये थीटा हो, और ये हमारे पास जो है पैमाइश थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, ये हमारे पास रेडियस है, और इसको हम जो है एल का नाम देते हैं। मतलब कितना हमारे पास जो है सर्कल एल का कितना जो है सरकमफ्रेंस जो है वो हमें मिला, तो वो एल जो है वो आर थीटा के इक्वल वैल्यू होती है। मतलब आर और थीटा को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पार्ट मिल जाता है कि कितनी इसके अंदर जो है सर्कमफ्रेंस है, ये कितना इसका सेंट्रल एंगल है। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इस रिलेशन को हम क्वेश्चन में यूज किया करेंगे, कभी उसने एल और आर दिया होगा थीटा फाइंड करने को कहेगा, कभी थीटा और एल दिया होगा आर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यही वाला रिलेशन यूज किया करेंगे। हाँ जी, कन्वर्ट कैसे करेंगे हम रेडियन को डिग्री में। जैसे हमारे पास एल उसने दिया है, एल की जगह 2 पाई आर हम लिख देंगे, और 2 पाई आर, आर आर से जो है हमारे पास कैंसिल होके तो ये रेडियन में आंसर आ जाएगा। 2 पाई जो है वो वैल्यू 360 की इक्वल होती है। इसका हाफ, 2 पाई का हाफ जो है वो पाई होगा, तो ये हाफ होके 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह 180 पाई रेडियन को अगर हम 1 रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, हमने ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज उसने कहा है कि इन जो है मेजरमेंट को सारों को रेडियन में कन्वर्ट करें। मैं आपको जो है एक बता देती हूँ, जैसे ये मेरे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी। 30 डिग्री को मैं लिखूंगी, ये डिग्री है इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह ये वाली वैल्यू, 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ये जब हम पुट करेंगे 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई ओवर 180 आएगा। यहाँ पे डिफरेंट होगा, ये वन मतलब लिख रही हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 आ रहा है। वही मैं कह रही हूँ, खराब हो रहा है कुछ। दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 180, पाई बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है वो कैंसिल होगा 30 के साथ पी के टेबल पे, और फिर ये फर्दर कैंसिलेशन होने के बाद ये हमारे पास है 5/6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे रेडियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मिनट को इसको डिवाइड करना है 60 पे, इसको 3600 पे डिवाइड करना है, ताकि ये दोनों किस्में डिग्री में कन्वर्ट हो जाएं। फिर उस जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 डिग्री ऐसे जो है मल्टीप्लाई में रख के बाकी वैल्यू इधर ही रहने देंगे, उसकी जगह 5/180 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है पाई की वैल्यू दी हुई है, इस पाई की जगह अब हम रखा करेंगे 180 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री वैल्यू रख के हम
जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। जब हमारे पास इस तरह की पाई वाली वैल्यू को कन्वर्ट हमने करना होगा, 180 डिग्री इसमें रखे हैं, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। ये वेरी वेरी सिंपल है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ओके, अब हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, एल की और आर की वैल्यू दी है। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये जो फॉर्मूला था, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखो पाई में वैल्यू दी हुई है, इसको भी हम पहले डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको यूज करेंगे। इसी तरह से इसको भी कंप्लीट डिग्री में यूज करके कन्वर्ट फिर यूज करेंगे। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, और इनमें भी जो है एंगल दिया हुआ है और आर दिया है इस क्वेश्चन में, और इसमें हमारे पास एंगल दिया हुआ है और आर्क लेंथ यानी कि एल दिया हुआ है, और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने को, फाइंड रेडियस आर की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, हमें पता है कि ये जो लाइन होती है इसको हम बेस लाइन कहते हैं, और इसके जो हमारे पास अपोजिट लाइन होती है उसको हाइपोटेनस लाइन कहते हैं, और ये हमारे पास जो होता है आल्टीट्यूड का नाम इसको दिया जाता है। तो हमारे पास इस तरह से सिक्स जो है वो रेशियोज बनती हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और तीन इनके रिवर्स। आपको याद है ना ये वाले फॉर्मूला, ये वही बताए हुए हैं यहाँ पे। साइन थीटा क्या है, हाइपोटेनस, जो हमारे पास ए जो है वो क्या है, ए ए यहाँ पे आल्टीट्यूड का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने अपोजिट का नाम दिया हुआ है, आप इसको आल्टीट्यूड जैसे आप पहले पढ़ते रहे वैसे ही आप इसको उसी तरह से रखिएगा। ए जो है इक्वल टू आल्टीट्यूड, बी बेस, और सी हाइपोटेनस। तो आपके पास अगर अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस आता है तो अब इसकी इक्वल साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह कोस थीटा, टेन थीटा के इक्वल जो है, ये कैसे कैसे ये वैल्यूज बनती है सारी आपको पहले आपने देखी हुई है। और इनके अपोजिट जो है, कोसिकेंड क्या होता है, 1/, साइन होता है, सेकंड क्या होता है, 1/, कोस, टेन कैसे फाइंड आउट होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा की मदद से। इसी तरह कॉट थीटा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा फाइंड किया जा सकता है। इन्हीं फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम जो है ये चीजें प्रूव करेंगे, इन चीजों को। ये फंडामेंटल, ये भी हमारे पास तीन जो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज ही हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पे जो है ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब हमें ये तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लेनी है, और कुछ ये हमने जो है ये फॉर्मूलाज लेना है, लाइक ये कोस कॉट थीटा का, साइन थीटा का, कोसेकंड थीटा के, ये जो फॉर्मूलाज ये वाले दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये यूज करेंगे और इनकी साइड्स को प्रूव करेंगे। जैसे एक्सरसाइज हमें दी हुई है, इसमें एक साइड ले लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे या राइट हैंड साइड ले लेंगे, और एक दूसरी साइड को हम इसको प्रूव किया करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास देखें, मैं एक कोई क्वेश्चन आपको क्लियर कर देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया मैंने। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया और मैं अब जा रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और वहां पे मैं आपको इसका क्लियर करती हूँ। लेट मी शेयर इट अगेन। ये वैल्यू मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी,
cos square theta minus sin square theta is equals to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रही हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan square theta divided by 1 plus tan square theta। अच्छा, अब देखिए मुझे पता है कि tan जो है वो किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो मैं ये यहाँ उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा, और यहाँ पे सिंबल जो था वो माइनस का है और यहाँ प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ मैंने ये किया कि मैंने जो है इस tan स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी। और यहाँ आप लिखोगे भी बिकॉज बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। और स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इसलिए इन पे भी मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया बेसिकली। करेंगे हम। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी जी, समझ गई। हमारे पास वैल्यू बनी थी, हाँ, जो हमारे पास cos स्क्वायर की वैल्यू है, जैसे ये वाली वैल्यू, ये वाली ये जो cos स्क्वायर है इसका एलसीएम लेंगे 1 के साथ, और इस cos स्क्वायर का भी एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। इसी रखोगे, हमने ऊपर वाली इक्वेशन या ऊपर वाले रिलेशन का सम लिया है। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो मुझे लगता है यहाँ पे माइनस का साइन था, और इस जगह प्लस का साइन। ठीक है, ये रिलेशन हमारा बन गया। सिर्फ अभी क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे हमने एलसीएम लिया। अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर की लाइन जो है ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये भी cos स्क्वायर थीटा और ये भी cos स्क्वायर थीटा है। कैसे ये कैंसिल होगी, अगर आप इसको अल्टरनेट वे में लिखोगे, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखोगे तो cos स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर जाके अल्टरनेट हो जाएगी। तो इस तरह से कैंसिलेशन होगी। अब रिमेनिंग आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, रिमेनिंग आपके पास वैल्यू रह गई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब यहाँ आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वैल्यू जब आप कर दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ली है। ठीक है, राइट हैंड साइड मैंने ली और लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी प्रूव कर दी। इस तरह से आप ये रिलेशन में इनको बनाओगे, इन रिलेशन को एक्सप्लेन करोगे किस किस तरह से ये रिलेशन जो है वो बन रहे हैं। एक साइड कोई भी आप पिक कर लोगे और दूसरी साइड को आपने प्रूव करना है। ठीक है, ये सारे इसी तरह से क्वेश्चन है। डिफिकल्टी इसमें कुछ भी नहीं होपफुली आएगी। अगर कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास है 24 क्वेश्चन को ही देख लो। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप ये वाली साइड लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम पहले ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद
आपके पास जो है ऑटोमेटिकली ये साइड बन जाएगी। ठीक है, आप कोशिश किया करें जहां जो है वो लेंथी साइड है उसको आप लें, जैसे यहाँ पे ये वाली साइड लेंथी है, इसको सॉल्व करोगे तो सिंपलेस्ट वाली फॉर्म आपको मिल जाएगी। बजाय इसके कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म लो तो आपको समझना है इसमें क्या चीज प्लस या माइनस करनी है। इसी तरह से आप ये वाली साइड लो और इसको आप मल्टीप्लाई करो आपस में, तो आपको ये चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, इसका फॉर्मूला। इसी तरह से यहाँ पे भी इसमें से जो भी साइड मर्जी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे ये साइड आप सेलेक्ट करोगे ताकि इजी हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये चीज आपको इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी आइडेंटिटीज ही यूज होंगी, 3 आइडेंटिटीज दीज एंड ये वाले फॉर्मूलाज कुछ, बस उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे कोई और फॉर्मूला नहीं यूज होगा। और इन्हीं की मदद से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टॉपिक एंड होता है बेसिक ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का। फिर वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।